जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और पिछले कई दिनों से जो है आप लोग का ये कमेंट आ रहा था कि सर इंटीग्रेशन से थोड़ा सा आगे ले चलिए और इंटीग्रेशन के बाद जो आपका अगला एक्सरसाइज है वहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसका भी आप कुछ कॉन्सेप्ट दे दीजिए। तो इंटीग्रेशन के ठीक बाद जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जहाँ से आपसे पूछे जाते हैं वो है आपका अवकल समीकरण, ठीक है ना। यदि आप इंटीग्रेशन को देखेंगे तो उसके ठीक बाद जो है ये आपका है अवकल समीकरण, जहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल, ठीक है ना। और हर साल 3 से 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जाते हैं, कभी कभी तो 7 से 8 भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ठीक है ना। लेकिन जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल 3 से 4 प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है। और दूसरी बात कि जो आप कहीं और कुछ पढ़े हैं, कुछ और सीखे हैं, ठीक ना, वो आपको बोर्ड एग्जाम में गलती करा सकता है, ठीक है ना। जो आपको अवकल समीकरण के बारे में पढ़ाया गया है, जो इसके बारे में आपको पहले से कुछ जानकारी दी गई है, ठीक है ना, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आज जो क्लास आपका होने वाला है अवकल समीकरण का, इस क्लास को करने के बाद आपका टोटल डाउट क्लियर हो जाएगा, टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज हम आपसे ये भी बताना चाहेंगे कि अवकल समीकरण में जो है इस तरीके का आपको इक्वेशन दिया गया होता है, जैसा कि आपको सामने दिख रहा होगा। तो हम आपसे ऐसे ही प्रश्न पूछ लेते हैं कि यदि आपसे ये पूछा जाए कि बताइए कि दिया गया जो अवकल समीकरण है इसका घात क्या है, आप तुरंत अटक जाइएगा। दिया गया जो अवकल समीकरण है इसका घात कितना है, ठीक है ना, आप देखकर बताइएगा और कहिएगा कि दिए गए अवकल समीकरण का घात अपरिभाषित है, तो आपका बोर्ड एग्जाम में जो है ना आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। इसका घात अपरिभाषित नहीं है। आप इसको देखकर कह दीजिएगा इसका घात 1 है, कट गया, घात इसका 1 नहीं है, इसका घात अपरिभाषित है। तो आप जो है इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि अवकल समीकरण में जो सबसे पहला टाइप का सवाल आपका होता है वो आपके होता है कोटि और घात पर आधारित, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही पूरा चर्चा करने वाले हैं, कोटि और घात। और आपको जो है एनसीईआरटी के टोटल क्वेश्चन, माने केवल ऑब्जेक्टिव नहीं, इसके टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मिलेगा और साथ में केसी सिन्हा के टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा और साथ में आपको पीडीएफ भी दिया जाएगा जिससे आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है, ठीक ना। और आपको कॉन्सेप्ट जो दिया जाएगा वो कॉन्सेप्ट केवल एनसीईआरटी लेवल का नहीं होगा, क्योंकि एनसीईआरटी में आपको ये कॉन्सेप्ट देखने को ही मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन ही एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है ना। और जब आपको इस तरीके का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाएगा, जैसे ये क्वेश्चन आपका है, ठीक है ना, जैसे ये क्वेश्चन आपका है, इस तरह का क्वेश्चन तो खैर आपके एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगा, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा आपके एनसीईआरटी में। और ऐसे प्रश्न आपको जो है बोर्ड एग्जाम में उलझा कर रख देगा यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो, ठीक है ना। तो आइए हम आज कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे कि बताइए कि अवकल समीकरण क्या है। ये नॉर्मल सा प्रश्न है, यदि आपने अवकल समीकरण को पढ़ा है तो आपको जानकारी भी होगा कि अवकल समीकरण क्या है, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको देना होगा सबसे पहले कि बताइए कि अवकल समीकरण क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। ये पहला प्रश्न आपका है, ठीक है ना। अब आपके सामने एक आसान सा जवाब होना चाहिए अवकल समीकरण का। यदि आपके पास जवाब नहीं है तो जवाब हम आपको देंगे। अच्छा, जवाब इसका होगा क्या, यह समझने का प्रयास करेंगे। पहले देखिए कि हमने यहां पर एक फंक्शन लिखा कि y बराबर साइन एक्स, ठीक है। यदि आप इसको देखेंगे कि y बराबर साइन एक्स एक फंक्शन है, और यदि आपको यह कहा जाए कि इस फंक्शन को x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कीजिए, तो आप ये लिखिएगा कि dy बटा dx बराबर साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x, यह प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा, तो dy बटा dx माइनस cos x बराबर में 0। अब आपके सामने जो एक इक्वेशन दिख रहा है, एक इक्वेशन दिख रहा है, यही इक्वेशन जो है आपको कहलाता है अवकल समीकरण, इसको कहते हैं अवकल समीकरण। क्लियर हो गया। कुल मिलाकर यदि बात हम ये करें अवकल समीकरण के, यदि डिफिनीशन की बात करें कि अवकल समीकरण क्या है, तो इसका एक साधारण सा और एक सिंपल सा डिफिनीशन ये है कि जब आप किसी फंक्शन को डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है ना, जब आप किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं और डिफरेंशिएशन करने के पश्चात जो एक समीकरण प्राप्त होता है, कुल मिलाकर यह भी कह सकते हैं कि जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन करने के बाद जो उसका आंसर प्राप्त होता है, ठीक है ना, जो उसका
आंसर प्राप्त होता है उसको कहते हैं हम अवकल समीकरण, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसा कि आपके सामने दिख रहा है, ये जो है आपका अवकल समीकरण है। तो अवकल समीकरण का शायद डिफिनेशन क्लियर हो गया होगा कि किसी भी फंक्शन का जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन करने के पश्चात जो इक्वेशन प्राप्त होता है, जो इक्वेशन प्राप्त होता है, यही इक्वेशन जो है क्या कहलाता है, अवकल समीकरण कहलाता है, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि आपने इसमें कै बार डिफरेंशिएशन किया, तो आपने सिर्फ एक बार डिफरेंशिएशन किया है, ठीक है, इसलिए इसकी कोटि कितना हो जाएगा, एक। मतलब ये एक कोटि का डिफरेंशिएशन है तो एक कोटि का अवकल समीकरण भी होगा। यदि आप इसी को एक बार और डिफरेंशिएशन कर दे, एक बार पुनः इसका डिफरेंशिएशन कर दे, तो क्या हो जाएगा, dy² बटा में dx², अब माइनस कॉस का डिफरेंशिएशन हो जाता है माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, अब बराबर कितना हो जाएगा, 0। देख लीजिए, यह भी आपके डबल कोटि करने के बाद जो है एक और इक्वेशन आपका प्राप्त हुआ है, ठीक ना। तो ये जो इक्वेशन है ये भी आपका अवकल समीकरण ही है। दोनों में फर्क क्या है कि ये आपका एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद प्राप्त हुआ है और ये जो है आपको 2 बार डिफरेंशिएशन करने के बाद प्राप्त हुआ है। तो इसकी कोटि है 2 और इसका कोटि कितना है, 1 है, ठीक है ना। तो ये है आपके 2 कोटि का डिफरेंशिएशन और ये है आपके 1 कोटि का डिफरेंशिएशन। जो 2 कोटि का डिफरेंशिएशन है उसको कहेंगे कि 2 कोटि वाला अवकल समीकरण है और ये आपके 1 कोटि का डिफरेंशिएशन है, इसलिए ये 1 कोटि वाला अवकल समीकरण है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको अवकल समीकरण वाला कॉन्सेप्ट जो है निश्चित रूप से क्लियर हो गया होगा। तो ये आपके अवकल समीकरण के बारे में आपको बता रहा है। अच्छा, यदि आप अवकल समीकरण को ठीक तरीके से पहचान गए तो आप बताइए कि ये जो आपके पास अवकल समीकरण दिख रहा है ये भी एक अवकल समीकरण है और ये भी एक ये तीनों आपके पास अवकल समीकरण है। तो आपसे यदि पूछे कि बताइए कि जो दिया गया अवकल समीकरण है इसकी कोटि क्या है, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि यहां देखिए y के ऊपर ट्रिपल डैश दे दिया है। थोड़ा सा कंफ्यूज आप होंगे कि dy बटा dx का मतलब तो समझ में आ रहा है कि एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है, या फिर ds² बटा में dx² यदि लिखा हुआ है तो इसका मतलब ही समझ में आ रहा है कि इसका 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है। लेकिन यहाँ y ट्रिपल डैश का क्या मतलब होता है, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा सा जो है कुछ संकेत दिखाना है अभी हमको, ठीक है ना। तो आइए हम आपको कुछ संकेत दिखाते हैं। अच्छा, ये संकेत है किसका, तो ये डिफरेंशिएशन का संकेत है, ठीक है ना। ये आपका जो है अवकलज का संकेत है, अवकलज का संकेत हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है ना। हाँ, मतलब अवकलज को आप कितने तरीके से दिखा सकते हैं। तो अवकलज, यदि आपका कोई फंक्शन y वाला है, ध्यान से समझिएगा, यदि कोई फंक्शन y वाला है और आप इसको एक बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो आप इसको dy बटा dx लिख सकते हैं, ठीक है ना, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो। यदि आप इससे भी और थोड़ा सा स्टैंडर्ड करना चाह रहे हैं तो y के ऊपर एक बार डैश लगा सकते हैं, तो इसका मतलब ही जो है एक ही बार डिफरेंशिएशन हुआ, ठीक है ना। और थोड़ा सा स्टैंडर्ड करना चाह रहे हैं तो यहाँ y1 लिख दीजिएगा, तो इसका मतलब भी हुआ कि एक ही बार डिफरेंशिएशन हुआ है। यदि आप इसके ये मतलब दूसरी बार इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, जिसको कहते हैं डबल कोटि, इसको कहते हैं डबल कोटि यानी कि द्वितीय कोटि, ठीक है ना। यदि आप इसको दूसरी बार डिफरेंशिएशन करते हैं, अर्थात जब इसका द्वितीय कोटि का अवकलज करते हैं, ठीक ना, तो आप इसी में आपको ये लिखना होता है कि d²y, सॉरी यहाँ पर होगा आपका dx, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पर हो जाएगा आपका, एक मिनट, यहाँ पर हो जाएगा आपका dx और यहाँ हो जाएगा d² बटा में dx², ठीक है ना। तो ये डबल कोटि का डिफरेंशिएशन हो गया। थोड़ा सा स्टैंडर्ड करना चाहेंगे तो इसी में जो है आपको y के ऊपर डबल डैश लगाना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा और स्टैंडर्ड करना चाहेंगे तो y2 लिख सकते हैं। यह यदि आपका d² बटा में dx² या y डबल डैश या फिर y2 लिखा हुआ रहेगा तो आप ये समझिएगा कि ये डबल कोटि का डिफरेंशिएशन है, ठीक है ना। या फिर यदि आप इसको थोड़ा सा और स्टैंडर्ड करेंगे, यानी यदि तृतीय कोटि का आप कलज करते हैं, इसको तीसरी बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, d⁻³ बटा में dx⁻3, या फिर यहाँ आपको ट्रिपल डैश लगा देना है, ठीक है ना। या फिर आप यहाँ पर y3 भी लिखेंगे तो ये चीज़ें आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि ये 3 कोटि का डिफरेंशिएशन हुआ है। अब कभी कभी क्या होता है कि फंक्शन y में ना होकर fx में हो जाता है, ठीक है ना। तो
तो यदि फंक्शन f(x) में है और उसको आप एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो f' लिखने से काम चल जाएगा। यदि आपका फंक्शन f(x) वाला है और डबल कोटि का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ f"x लिखना पड़ेगा, और यदि आपका फंक्शन x वाला है तीसरी बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो f"x लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, तो यदि किसी फंक्शन का पहली बार डिफरेंशिएशन है तो आप dy/dx लिख सकते हैं, या फिर y' लिख सकते हैं, y1 लिख सकते हैं, या फिर f' लिख सकते हैं। यदि दूसरी बार उसका डिफरेंशिएशन किया गया है तो d²y/dx² लिख सकते हैं, या फिर y" लिख सकते हैं, या फिर y2 लिख सकते हैं, या फिर f" लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि डबल कोटि का डिफरेंशिएशन किया गया है। यदि तीसरी बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो d⁻3y/dx⁻3, या फिर y के ऊपर ट्रिपल डैश लिखेंगे, या फिर y3 लिख देंगे, या फिर y'(x) लिखेंगे। तो इसका मतलब है कि 3 बार डिफरेंशिएशन किया गया है फंक्शन का, ठीक है ना। तो अब आप देखकर ही इसको पहचान लीजिएगा कि कोटि का मतलब कितनी बार फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया गया है। तो ये सब सिंबल जो है आपको निश्चित रूप से समझ में आना चाहिए और याद होना चाहिए। चलिए, अब आपको निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा, और जैसे ही आप देखेंगे आप समझ जाएंगे कि कितनी बार डिफरेंशिएशन किया गया है। अब इसमें ज़्यादा कोई तामझाम रह नहीं गया है। हाँ, एक चीज़ और रह गया है कि यदि 3 कोटि से ज़्यादा डिफरेंशिएशन आप करते हैं, जैसे 4 कोटि का डिफरेंशिएशन करेंगे, 5 का, 6 का, 7 का, तो सब खत्म हो जाएगा, केवल 1 गो चलेगा। 3 तक तो ये ज़्यादा तामझाम चलता है, लेकिन जैसे 4 कोटि का डिफरेंशिएशन होगा तो d⁻4y/dx⁻4, अब खाली यही चलेगा। 5 कोटि का है तो d⁻5y/dx⁻5, 6 कोटि का है तो d⁻6y/dx⁻6, अब यही चलेगा सिर्फ, ठीक है ना। यदि मान लीजिए कि n कोटि का डिफरेंशिएशन है तो d⁻n y/dx⁻n, ठीक है ना। तो जितना कोटि का डिफरेंशिएशन होगा यहाँ पर बढ़ाते जाएंगे और आप आसानी से जो है इसका निकाल सकते हैं। 3 कोटि तक तामझाम है जो कि आपको पहले पता चल गया। अब आप इस सिंबल को यदि समझ गए होंगे तो इसके बाद का जो प्रोसेस है बहुत सिंपल है। जितना कोटि का डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक ना, वह उसका कोटि कहलाएगा, क्योंकि इसके ठीक बाद आपको यही पढ़ना है। मूल रूप से आपके लिए यहाँ पर देख लीजिएगा टॉपिक है कि कोटि और घात, मतलब आपको इसमें पढ़ना है किसके बारे में, मूल रूप से तो कोटि और घात के बारे में। तो कोटि के बारे में तो आप आसानी से समझ गए कि यदि किसी फंक्शन का आप 5 बार डिफरेंशिएशन किए हैं तो उसकी कोटि हो गया 5। यदि किसी फंक्शन का 4 बार डिफरेंशिएशन हुआ है तो उसकी कोटि हो गया 4। यदि किसी फंक्शन का 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है तो उसकी कोटि हो गया 2। कहने का मतलब यह है कि आप किसी फंक्शन में जितना ज्यादा बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन होगा वह उसकी कोटि कहलाएगा। जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन होगा वह उसकी कोटि कहलाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो कोटि अब आप आसानी से क्लियर कर लेंगे कि कोटि क्या है। अब आप थोड़ा सा यदि पीछे जाएंगे तो आपसे हम यदि ये पूछ दे कि बताइए कि इसकी कोटि क्या है, तो देखिए यहाँ 3 बार डिफरेंशिएशन है, यहाँ 1 बार डिफरेंशिएशन नहीं है, तो इसकी कोटि हो गया आपका 3। यदि इसमें देखेंगे तो देखिए 1 बार डिफरेंशिएशन है तो कोटि हो गया 1। यदि इसमें देखेंगे तो 1 बार डिफरेंशिएशन है तो इसकी कोटि कितना हो गया 1। सिंपल है, कोटि समझ में आ गया। मतलब आपका जो अवकल समीकरण दिया हुआ रहेगा उसमें सबसे ज्यादा बार जो डिफरेंशिएशन होगा वह उसकी कोटि कहलाएगा। सबसे ज्यादा बार जो डिफरेंशिएशन होगा वही उसकी कोटि कहलाएगा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कोटि को और क्लियर करना चाहेंगे आप, ठीक है ना। हाँ, यहां से देखिएगा, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब आप देखिए कि इसमें कोटि के बारे में हम केवल चर्चा करने वाले हैं अभी इस क्लास में। इस क्लास में सिर्फ कोटि के बारे में चर्चा करेंगे और अगले क्लास में हम आपसे घात के बारे में भी चर्चा कर लेंगे, ठीक है ना, और आपका दोनों क्लियर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न यही रहेगा, इसमें केवल कोटि की बात करते हैं, अगले प्रश्न में हम घात की बात करेंगे। अब समझिए, अब बताइए कि इसमें जो दिया गया आपका अवकल समीकरण है, यहां पर यदि देखेंगे तो 4 बार डिफरेंशिएशन है और यहां देखेंगे तो 3 बार डिफरेंशिएशन है। आपको बोले हैं कि जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन होगा वही उसकी कोटि कहलाएगा। तो सबसे ज्यादा बार यदि डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो यहां देखिए 4 बार डिफरेंशिएशन किया गया है, इसलिए इसकी कोटि कितना होगा 4 के बराबर, ठीक है ना। अच्छा, यदि इसकी बात करेंगे तो यहां देखिए 1 बार डिफरेंशिएशन किया गया है, इसलिए इसकी कोटि कितना होगा
1 के बराबर। यदि हम इसमें बात करें कि कितना बार डिफरेंशिएशन है, तो यहां देखिए ds बटा में dt के होल पावर में 4 है, मतलब 4 बार डिफरेंशिएशन नहीं है, 1 बार डिफरेंशिएशन हुआ है और उसके पावर में 4 लिख दिया है, तो 4 बार डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, ठीक ना। यहां देखेंगे तो यहां देखिए 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया है, इसकी कोटि कितना हो जाएगा, 2 के बराबर। यदि आपसे पूछे इस प्रश्न में दिए गए अवकल समीकरण की कोटि क्या है, तो सबसे ज्यादा बार जो डिफरेंशिएशन होगा वही उसकी कोटि कहलाएगा। तो इसमें सबसे ज्यादा बार यदि डिफरेंशिएशन देखेंगे तो यहां पर है, और इसकी कोटि कितना हो जाएगा आपका, 2 के बराबर, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं, अभी केवल कोटि की बात करते हैं, अगले में हम लोग घात की भी बात कर लेंगे। अब बताइए कि दिए गए अवकल समीकरण की कोटि क्या है। यहां मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन है, इधर डिफरेंशिएशन हुआ ही नहीं है, तो जितना ज्यादा बार डिफरेंशिएशन हुआ है वही उसकी कोटि कहलाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन सबसे ज्यादा 2 बार हुआ है, इसलिए इसकी कोटि कितना हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखिएगा कि इसमें क्या बार डिफरेंशिएशन किया गया है ज्यादा से ज्यादा। यहां देखिए 1 बार है, यहां 2 बार है और यहां 3 बार है, तो जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन है वही उसकी कोटि कहलाएगा। तो सबसे ज्यादा कितना बार डिफरेंशिएशन हुआ है, 3 बार, इसकी कोटि हो जाएगा आपका 3 के बराबर, ठीक है ना। अब इसमें भी देखेंगे सेम वही चीज है, 1 बार है, 2 बार डिफरेंशिएशन है, 3 बार डिफरेंशिएशन है, तो इसकी कोटि कितना हो जाएगा, 3 के बराबर। जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन होगा वही कोटि कहलाएगा। इसमें देखेंगे तो इसका हो जाएगा 1 के बराबर, इसमें देखेंगे तो इसकी कोटि कितना हो जाएगा, 2 के बराबर। आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा और, ठीक है ना। यहां देखिएगा, इसमें देखेंगे तो इसमें 2 बार डिफरेंशिएशन है, तो इसकी कोटि हो जाएगा 2 के बराबर। इसमें भी 2 बार डिफरेंशिएशन है, तो कोटि हो जाएगा 2 के बराबर। इसमें भी 2 बार डिफरेंशिएशन है, तो इसकी कोटि कितना हो जाएगा, 2 के बराबर, ठीक है ना। और देखते हैं, यहां देखिए इसमें भी 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया है, इसकी कोटि 2 के बराबर। इसमें देखेंगे तो यहां 1 बार है, यहां 2 बार डिफरेंशिएशन है, कोटि है 2 के बराबर, ठीक है ना। इसमें भी देखिएगा यहां 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया है, यहां 1 बार डिफरेंशिएशन किया गया है। पावर ऊपर से कोई मतलब नहीं रखना है जब आप घात देख रहे हैं, तो होल पावर से कोई मतलब नहीं रखना है जब घात देख रहे हैं, सॉरी जब आप कोटि देख रहे हैं तो होल पावर से कोई मतलब नहीं रखना है, सिर्फ आपको इतना देखना है कि सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन कहां पर किया गया है। तो जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन होगा वही उसकी कोटि कहलाएगा, जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन होगा वही उसकी कोटि कहलाएगा। तो इसकी कोटि कितना हो जाएगा आपका, 2 के बराबर। यदि आप इसमें देखेंगे तो यहां भी 1 बार डिफरेंशिएशन है और यहां भी 1 बार डिफरेंशिएशन है, इसका मतलब है इसकी कोटि हो जाएगा आपका 1 के बराबर। चलिए इसमें देखते हैं, यहां देखिए 1 बार डिफरेंशिएशन है, यहां 2 बार डिफरेंशिएशन है, यहां 3 बार डिफरेंशिएशन है। आप बताइए कि इसकी कोटि कितना हो जाएगा, तो 3 के बराबर नहीं। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखिएगा तो इसमें 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया है, इसमें 1 बार है और इसमें 1 बार भी डिफरेंशिएशन नहीं है, तो इसकी भी कोटि हो जाएगा 2 के बराबर। इसका भी कोटि हो जाएगा 2 के बराबर, इसका कोटि 1 के बराबर, फिर इसका कोटि 2 के बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इसका कोटि हो जाएगा 3 के बराबर, नहीं इसका कोटि हो जाएगा 2 के बराबर। तो इस तरीके से जो है अब आप अवकल समीकरण को देखकर उसकी कोटि को आसानी से बता सकते हैं कि इसमें कितना बार डिफरेंशिएशन किया गया है, और जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन होगा उसकी कोटि उतना ही होगा। उम्मीद करते हैं कि कोटि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम आपको इसका पूरा घात समझाने वाले हैं, जो कि आपको बताया गया होगा पहले से, उसमें निश्चित रूप से आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, ये पूरी उम्मीद रखते हैं हम, ठीक है ना। और उस कॉन्सेप्ट से यदि आप क्वेश्चन को बनाएंगे तो हो सकता है कि आप प्रश्न का आंसर गलत लिख दें, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट अधूरा है। जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल अधूरा है, वो पूरा नहीं है, और उस कॉन्सेप्ट से आप बचें। और वैसे प्रश्न को बनाने के लिए आपको जो कॉन्सेप्ट बताया जाएगा घात वाला, आप केवल इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करें, 100% आप सही क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।